मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस बार जब मैं मन की बात के लिए जो भी चिट्ठियां आती हैं, कमेंट्स आते हैं, भांति-भांति के इनपुट मिलते हैं, जब उनकी तरफ नजर दौड़ा रहा था, तो कई लोगों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात याद की। माय गॉव पर आर्यन श्री, बेंगलुरु से अनूप राव, नोएडा से देवेश, ठाणे से सुजीत, इन सभी ने कहा, मोदी जी, इस बार मन की बात का 75वां एपिसोड है। इसके लिए आपको बधाई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बारीक नजर से मन की बात को फॉलो किया है और आप जुड़े रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, आनंद का विषय है। मेरी तरफ से भी आपका तो धन्यवाद है ही है। मन की बात के सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके साथ के बिना ये सफर संभव ही नहीं था। ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात हो, जब हम सभी ने एक साथ मिलकर ये वैचारिक यात्रा शुरू की थी। तब 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी का पावन पर्व था और संयोग देखिए कि आज होलिका दहन है। एक दीप से जले दूसरा और राष्ट्र रोशन हो हमारा। इस भावना पर चलते चलते हमने ये रास्ता तय किया है। हम लोगों ने देश के कोने कोने से लोगों से बात की और उनके असाधारण कार्यों के बारे में जाना। आपने भी अनुभव किया होगा, हमारे देश के दूर दराज के कोनों में भी कितनी अभूतपूर्व क्षमता पड़ी हुई है। भारत माँ की गोद में कैसे कैसे रत्न पल रहे हैं। ये अपने आप में भी एक समाज के प्रति देखने का, समाज को जानने का, समाज के सामर्थ्य को पहचानने का मेरे लिए तो एक अद्भुत अनुभव रहा है। इन 75 एपिसोड्स के दौरान कितने कितने विषयों से गुजरना हुआ। कभी नदी की बात, तो कभी हिमालय की चोटियों की बात, तो कभी रेगिस्तान की बात, कभी प्राकृतिक आपदा की बात, तो कभी मानव सेवा की अनगिनत कथाओं की अनुभूति, कभी टेक्नोलॉजी का आविष्कार, तो कभी किसी अनजान कोने में कुछ नया कर दिखाने वाले किसी के अनुभव की कथा। अब आप देखिए, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे हमारे हेरिटेज को संभालने की चर्चा हो, अरे इतना ही नहीं, खिलौने बनाने की बात हो, क्या कुछ नहीं था। शायद कितने विषयों को हमने स्पर्श किया है, तो वो भी शायद अनगिनत हो जाएंगे। इस दौरान हमने समय समय पर महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी, उनके बारे में जाना, जिन्होंने भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है। हम लोगों ने कई वैश्विक मुद्दों पर भी बात की, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश की है। कई बातें आपने मुझे बताई, कई आइडियाज दिए। एक प्रकार से इस विचार यात्रा में आप साथ साथ चलते रहे, जुड़ते रहे और कुछ न कुछ नया जोड़ते भी रहे। मैं आज इस 75वें एपिसोड के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए हर श्रोता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, देखिए कितना बड़ा सुखद संयोग है। आज मुझे 75वीं मन की बात करने का अवसर, और यही महीना आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का महीना। अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीरें, जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं। नमो ऐप पर ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ साथ झारखंड के नवीन ने मुझे एक संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अमृत महोत्सव के कार्यक्रम देखे और तय किया कि वो भी स्वाधीनता संग्राम से जुड़े कम से कम 10 स्थानों पर जाएंगे। उनकी लिस्ट में पहला नाम भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थान का है। नवीन ने लिखा है कि झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां
वो देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाएंगे। भाई नवीन, आपकी इस सोच के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। साथियों, किसी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा हो, किसी स्थान का इतिहास हो, देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो, अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं, देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। आप देखिएगा, देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देगी, देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी। आजादी की लड़ाई में हमारे सेनानियों ने कितने ही कष्ट इसलिए सहे क्योंकि वो देश के लिए त्याग और बलिदान को अपना कर्तव्य समझते थे। उनके त्याग और बलिदान की अमर गाथाएं अब हमें सतत कर्तव्य पथ के लिए प्रेरित करें। और जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हकर्मणः, उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें, उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं। और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो, देश की भलाई के हो, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो। और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो। मुझे विश्वास है गीता को जीने का ये सुवर्ण अवसर हम लोगों के पास है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था, देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था। लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए, जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी। उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे, देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी जान से जूझते रहे। पिछले साल इस समय सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। साथियों, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर के पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूं। साथियों, सही भी है, देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुलैया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई। और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं ट्विटर, फेसबुक पर भी ये देख रहा हूं कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी फोटो अपलोड कर रहे हैं। केरल से एक युवा आनंद नायर ने तो इसे एक नया शब्द दिया है, वैक्सीन सेवा। ऐसे ही संदेश दिल्ली से शिवानी, हिमाचल से हिमांशु और दूसरे कई युवाओं ने भी भेजे हैं। मैं आप सभी श्रोताओं के इन विचारों की सराहना करता हूं। इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी, कड़ाई भी,
इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे आज इंदौर की रहने वाली सौम्या जी का धन्यवाद करना है। उन्होंने एक विषय के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया है और इसका जिक्र मन की बात में करने के लिए कहा है। ये विषय है भारत की क्रिकेटर मिताली राज जी का नया रिकॉर्ड। मिताली जी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। उनकी इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई। वनडे इंटरनेशनल्स में 7,000 रन बनाने वाली भी वो अकेली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है। महिला क्रिकेट के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत शानदार है। 2 दशकों से ज्यादा के कैरियर में मिताली राज जी ने हजारों लाखों को प्रेरित किया है। उनके कठोर परिश्रम और सफलता की कहानी न सिर्फ महिला क्रिकेटरों बल्कि पुरुष क्रिकेटरों के लिए भी एक प्रेरणा है। साथियों, ये दिलचस्प है, इसी मार्च महीने में जब हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे, तब कई महिला खिलाड़ियों ने मेडल्स और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। दिल्ली में आयोजित शूटिंग में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत शीर्ष स्थान पर रहा। गोल्ड मेडल की संख्या के मामले में भी भारत ने बाजी मारी। ये भारत के महिला और पुरुष निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से ही संभव हो पाया। इस बीच पीवी सिंधु जी ने बीडब्ल्यूएफ स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है। आज एजुकेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, आर्म्ड फोर्सेस से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक, हर जगह देश की बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। मुझे विशेष खुशी इस बात से है कि बेटियां खेलों में अपना एक नया मुकाम बना रही हैं। प्रोफेशनल चॉइस के रूप में स्पोर्ट्स एक पसंद बनकर उभर रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ समय पहले हुई मैरीटाइम इंडिया समिट आपको याद है ना? इस समिट में मैंने क्या कहा था, क्या ये आपको याद है? स्वाभाविक है, इतने कार्यक्रम होते रहते हैं, इतनी बातें होती रहती हैं, हर बात कहाँ याद रहती है और उतना ध्यान भी कहाँ जाता है। स्वाभाविक है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे एक आग्रह को गुरु प्रसाद जी ने बहुत दिलचस्पी लेकर आगे बढ़ाया है। मैंने इस समिट में देश के लाइट हाउस कॉम्प्लेक्सेस के आसपास टूरिज्म फैसिलिटीज विकसित करने के बारे में बात की थी। गुरु प्रसाद जी ने तमिलनाडु के 2 लाइट हाउसों, चेन्नई लाइट हाउस और महाबलीपुरम लाइट हाउस की 2019 की अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने बहुत ही रोचक फैक्ट्स शेयर किए हैं जो मन की बात सुनने वालों को भी हैरान करेंगे। जैसे चेन्नई लाइट हाउस दुनिया के उन चुनिंदा लाइट हाउस में से एक है जिनमें एलिवेटर मौजूद है। यही नहीं, भारत का यह इकलौता लाइट हाउस है जो शहर की सीमा के अंदर स्थित है। इसमें बिजली के लिए सोलर पैनल भी लगे हैं। गुरु प्रसाद जी ने लाइट हाउस के हेरिटेज म्यूजियम के बारे में भी बात की, जो मरीन नेविगेशन के इतिहास को सामने लाता है। म्यूजियम में तेल से जलने वाली बड़ी बड़ी बत्तियां, कैरोसिन लाइट्स, पेट्रोलियम वेपर और पुराने समय में प्रयोग होने वाले बिजली के लैंप प्रदर्शित किए गए हैं। भारत के सबसे पुराने लाइट हाउस महाबलीपुरम लाइट हाउस के बारे में भी गुरु प्रसाद जी ने विस्तार से लिखा है। उनका कहना है, इस लाइट हाउस के बगल में सैकड़ों वर्ष पहले पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया उल्कनेश्वरा टेम्पल है। साथियों, मन की बात के दौरान मैंने पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर अनेक बार बात की है, लेकिन ये लाइट हाउस टूरिज्म के लिहाज से यूनिक होते हैं। अपनी भव्य संरचनाओं के कारण लाइट हाउसेस हमेशा से लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी 71 लाइट हाउसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन सभी लाइट हाउस में
उनकी क्षमताओं के मुताबिक म्यूजियम, एम्पी थिएटर, ओपन एयर थिएटर, कैफेटेरिया, चिल्ड्रंस पार्क, इको फ्रेंडली कॉटेजेस और लैंडस्केपिंग तैयार किए जाएंगे। वैसे लाइट हाउसेस की बात चल रही है तो मैं एक यूनिक लाइट हाउस के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। ये लाइट हाउस गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में जिंजूवाड़ा नाम के एक स्थान में है। जानते हैं ये लाइट हाउस क्यों खास है? खास इसलिए है क्योंकि जहां ये लाइट हाउस है वहां से अब समुद्र तट 100 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। आपको इस गांव में ऐसे पत्थर भी मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि यहाँ कभी एक व्यस्त बंदरगाह रहा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि पहले कोस्टलाइन जिंजूवाड़ा तक थी। समंदर का घटना बढ़ना, पीछे हो जाना, इतनी दूर चले जाना, ये भी उसका एक स्वरूप है। इसी महीने जापान में आई विकराल सुनामी को 10 वर्ष हो रहे हैं। इस सुनामी में हजारों लोगों की जान चली गई थी। ऐसी एक सुनामी भारत में 2004 में आई थी। सुनामी के दौरान हमने अपने लाइट हाउस में काम करने वाले हमारे 14 कर्मचारियों को खो दिया था। अंडमान निकोबार में और तमिलनाडु में लाइट हाउस पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कड़ी मेहनत करने वाले हमारे इन लाइट कीपर्स को मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और लाइट कीपर्स के काम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। प्रिय देशवासियों, जीवन के हर क्षेत्र में नयापन, आधुनिकता अनिवार्य होती है, वरना वही कभी कभी हमारे लिए बोझ बन जाती है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक गांव है गुरदुम। पहाड़ों की इतनी ऊंचाई, भौगोलिक दिक्कतें, लेकिन यहाँ के लोगों ने हनी बी फार्मिंग का काम शुरू किया और आज इस जगह पर बने शहद की, मधु की अच्छी मांग हो रही है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के ही सुंदरबन इलाकों का प्राकृतिक ऑर्गेनिक हनी तो देश दुनिया में पसंद किया जाता है। ऐसा ही एक व्यक्तिगत अनुभव मुझे गुजरात का भी है। गुजरात के बनासकांठा में बस 2016 में एक आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में मैंने लोगों से कहा कि यहाँ इतनी संभावनाएं हैं, क्यों न बनासकांठा और हमारे यहाँ के किसान स्वीट रिवॉल्यूशन का नया अध्याय लिखे। आपको जानकर खुशी होगी, इतने कम समय में बनासकांठा शहद उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया है। आज बनासकांठा के किसान हनी से लाखों रुपये सालाना कमा रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हरियाणा के यमुनानगर का भी है। यमुनानगर में किसान बी फार्मिंग करके सालाना कई 100 टन शहद पैदा कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। किसानों की इस मेहनत का परिणाम है कि देश में शहद का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और सालाना करीब 1.25 लाख टन पहुंचा है। इसमें से बड़ी मात्रा में शहद विदेशों में निर्यात भी हो रहा है। साथियों, हनी बी फार्मिंग में केवल शहद से ही आय नहीं होती, बल्कि बी वैक्स भी आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। फार्मा इंडस्ट्री,
फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हर जगह बी वैक्स की डिमांड है। हमारा देश फिलहाल बी वैक्स का आयात करता है, लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिति तेजी से बदल रहे हैं। यानी एक तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद कर रहे हैं। आज तो पूरी दुनिया आयुर्वेद और नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स की ओर देख रही है। ऐसे में हनी की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं देश के ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ बी फार्मिंग से भी जुड़े। ये किसानों की आय भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। स्पैरो यानी गोरैया। कहीं इसे चकली बोलते हैं, कहीं चिमनी बोलते हैं, कहीं घौन चिरिका कहा जाता है। पहले हमारे घरों की दीवारों पर, आसपास के पेड़ों पर गोरैया चहकती रहती थी। लेकिन अब लोग गोरैया को ये कहकर याद करते हैं कि पिछली बार बरसों पहले गोरैया देखा था। आज इसे बचाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं। मेरे बनारस के एक साथी इंद्रपाल सिंह बत्रा जी ने ऐसा काम किया है जिसे मैं मन की बात के श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ। बत्रा जी ने अपने घर को ही गोरैया का आशियाना बना दिया है। इन्होंने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनवाए जिनमें गोरैया आसानी से रह सके। आज बनारस के कई घर इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। इससे इन घरों में एक अद्भुत प्राकृतिक वातावरण भी बन गया है। मैं चाहूंगा प्रकृति, पर्यावरण, प्राणी, पक्षी जिनके लिए भी बन सके, कम ज्यादा प्रयास हमें भी करने चाहिए। जैसे एक साथी है विजय कुमार काबी जी। विजय जी उड़ीसा के केंद्रपाड़ा के रहने वाले हैं। केंद्रपाड़ा समुद्र के किनारे है, इसलिए इस जिले के कई गांव ऐसे हैं जिन पर समुद्र की ऊंची लहरों और साइक्लोन का खतरा रहता है। इससे कई बार बहुत नुकसान भी होता है। विजय जी ने महसूस किया कि अगर इस प्राकृतिक तबाही को कोई रोक सकता है तो वो प्रकृति ही रोक सकती है। फिर क्या था, विजय जी ने बड़ा कोट गांव से अपना मिशन शुरू किया। उन्होंने 12 साल, साथियों 12 साल मेहनत करके गांव के बाहर समुद्र की तरफ 25 एकड़ का मैंग्रोव जंगल खड़ा कर दिया। आज ये जंगल इस गांव की सुरक्षा कर रहा है। ऐसा ही काम ओडिशा के ही पारादीप जिले में एक इंजीनियर अमरेश सामंती जी ने किया है। अमरेश जी ने छोटे छोटे जंगल लगाए हैं जिनसे आज कई गांवों का बचाव हो रहा है। साथियों, इस तरह के कामों में अगर हम समाज को साथ जोड़ लें तो बड़े परिणाम आते हैं। जैसे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बस कंडक्टर का काम करने वाले मरिमुथु योगनाथन जी हैं। योगनाथन जी अपनी बस के यात्रियों को टिकट देते हैं तो साथ में ही एक पौधा भी मुफ्त देते हैं। इस तरह योगनाथन जी न जाने कितने ही पेड़ लगवा चुके हैं। योगनाथन जी अपने वेतन का काफी हिस्सा इसी काम में खर्च करते आ रहे हैं। अब इसको सुनने के बाद ऐसा कौन नागरिक होगा जो मरिमुथु योगनाथन जी के काम की प्रशंसा न करे। मैं हृदय से उनके इस प्रयासों को बहुत बधाई देता हूं, उनके इस प्रेरक कार्य के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, वेस्ट से वेल्थ यानी कचरे से कंचन बनाने के बारे में हम सब ने देखा भी है, सुना भी है और हम भी औरों को बताते रहते हैं। कुछ उसी प्रकार से वेस्ट को वैल्यू में बदलना का भी काम किया जा रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण केरल के कोच्चि के सेंट टेरेसा कॉलेज का है। मुझे याद है कि 2017 में मैं इस कॉलेज के कैंपस में एक बुक रीडिंग पर आधारित कार्यक्रम में शामिल हुआ था। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स रीयूजेबल टॉयज बना रहे हैं, वो भी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। ये स्टूडेंट्स पुराने कपड़ों, फेंके गए लकड़ी के टुकड़ों
बैग और बॉक्सेस का इस्तेमाल खिलौने बनाने में कर रहे हैं। कोई विद्यार्थी पजल बना रहा है, तो कोई कार और ट्रेन बना रहा है। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि खिलौने सेफ होने के साथ साथ चाइल्ड फ्रेंडली भी हो। और इस पूरे प्रयास की एक अच्छी बात ये भी है कि ये खिलौने आंगनवाड़ी बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं। आज जब भारत खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे बढ़ रहा है, तो वेस्ट से वैल्यू के ये अभियान, ये अभिनव प्रयोग बहुत मायना रखते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक प्रोफेसर श्रीनिवास पदकांडला जी हैं। वे बहुत ही रोचक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ऑटोमोबाइल मेटल स्क्रैप से स्कल्पचर्स बनाए हैं। उनके द्वारा बनाए गए विशाल स्कल्पचर्स सार्वजनिक पार्कों में लगाए गए हैं और लोग उन्हें बहुत उत्साह से देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल वेस्ट की रिसाइकलिंग का यह एक अभिनव प्रयोग है। मैं एक बार फिर कोची और विजयवाड़ा के इन प्रयासों की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि और लोग भी ऐसे प्रयासों में आगे आएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के लोग दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि वो भारतीय हैं। हम अपने योग, आयुर्वेद, दर्शन, न जाने क्या कुछ नहीं है हमारे पास, जिसके लिए हम गर्व करते हैं, गर्व की बातें करते हैं। साथ ही अपनी स्थानीय भाषा, बोली, पहचान, पहनाव, खान पान, उसका भी गर्व करते हैं। हमें नया तो पाना है और वही तो जीवन होता है, लेकिन साथ साथ पुरातन गंवाना भी नहीं है। हमें बहुत परिश्रम के साथ अपने आसपास मौजूद अथाह सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना है, नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। यही काम आज असम के रहने वाले सिकारी टिस्सौ बहुत ही लगन के साथ कर रहे हैं। कार्बी आंगलोंग जिले के सिकारी टिस्सौ जी पिछले 20 सालों से कार्बी भाषा का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। किसी जमाने में, किसी युग में कार्बी आदिवासी भाई बहनों की भाषा कार्बी आज मुख्य धारा से गायब हो रही है। श्रीमान सिकारी टिस्सौ जी ने तय किया था कि अपनी इस पहचान को वो बचाएंगे और आज उनके प्रयासों से कार्बी भाषा की काफी जानकारी डॉक्यूमेंटेड हो गई है। उन्हें अपने इन प्रयासों के लिए कई जगह प्रशंसा भी मिली है और अवार्ड भी मिले हैं। मन की बात के द्वारा श्रीमान सिकारी टिस्सौ जी को मैं तो बधाई देता ही हूँ, लेकिन देश के कई कोने में इस प्रकार से कई साधक होंगे जो एक काम लेकर के खपते रहते होंगे। मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी नई शुरुआत यानी न्यू बिगिनिंग हमेशा बहुत खास होती है। न्यू बिगिनिंग का मतलब होता है न्यू पॉसिबिलिटीज, नए प्रयास, और नए प्रयासों का अर्थ है नई ऊर्जा और नया जोश। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में एवं विविधता से भरी हमारी संस्कृति में किसी भी शुरुआत को उत्सव के तौर पर मनाने की परंपरा ही रही है। और ये समय नई शुरुआत और नए उत्सवों के आगमन का है। होली भी तो बसंत को उत्सव के तौर पर ही मनाने की एक परंपरा है। जिस समय हम रंगों के साथ होली मना रहे होते हैं, उसी समय बसंत भी हमारे चारों ओर नए रंग बिखेर रहा होता है। इसी समय फूलों का खिलना शुरू होता है और प्रकृति जीवंत हो उठती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में जल्द ही नया साल भी मनाया जाएगा, चाहे उगादी हो या पुथंडू, गुड़ी पड़वा हो या बिहू, नवरेह हो या पोइला, या फिर बोईशाख हो या बैसाखी। पूरा देश उमंग, उत्साह और नई उम्मीदों के रंग में सराबोर दिखेगा। इसी समय केरल भी खूबसूरत त्योहार विशु मनाता है। इसके बाद जल्द ही चैत्र नवरात्रि का पावन अवसर भी आ जाएगा। चैत्र महीने के 9वें दिन हमारे यहाँ रामनवमी का पर्व होता है। इसे भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ ही न्याय और पराक्रम के एक नए युग की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। इस दौरान चारों ओर धूमधाम के साथ ही भक्ति भाव से भरा माहौल होता है, जो लोगों को और करीब लाता है, उन्हें परिवार और समाज से जोड़ता है।
आपसी संबंधों को मजबूत करता है। इन त्योहारों के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस दौरान 4 अप्रैल को देश ईस्टर भी मनाएगा। जीसस क्राइस्ट के पुनर्जीवन के उत्सव के रूप में ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से कहें तो ईस्टर जीवन की नई शुरुआत से जुड़ा है। ईस्टर उम्मीदों के पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। ऑन दिस होली एंड ऑस्पिशियस ओकेजन आई ग्रीट नॉट ओनली द क्रिश्चियन कम्युनिटी इन इंडिया बट ऑल्सो क्रिश्चियंस ग्लोबली। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने अमृत महोत्सव और देश के लिए अपने कर्तव्यों की बात की। हमने अन्य पर्वों और त्योहारों को भी चर्चा की है। इसी बीच एक और पर्व आने वाला है जो हमारे संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। वो है 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती। इस बार अमृत महोत्सव में तो ये अवसर और भी खास बन गया है। मुझे विश्वास है बाबा साहब की इस जन्म जयंती को हम जरूर यादगार बनाएंगे, अपने कर्तव्यों का संकल्प लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पर्व त्योहारों की एक बार फिर शुभकामनाएं हैं। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब उल्लास मनाइए। इसी कामना के साथ फिर से याद कराता हूं, दवाई भी कड़ाई भी। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.